बोइंग 747 तैयारा जो लोगों को लेकर 6:33 पर इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था, परवाज के थोड़ी ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आज़म शाह। शो है वही आपका अपना दिलपसंद आरजे आज़म शाह टेल्स यू। ज़िंदगी में अक्सर वो चीज़ें, वो बातें नहीं होती जो हमारी ख्वाहिश होती है, जैसा हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरें, सब कुछ वैसा हो जैसा हम सोचते हैं। अक्सर इसके बरक्स होता है, इसके उलट होता है, इसके विपरीत होता है। लेकिन कभी कभी जैसा हम कहते हैं कि रेयरली ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी फिर भी आगे बढ़ती रहती है, गुजरती रहती है। एक राइटर, एक लेखक, एक अफसाना निगार जब ज़िंदगी का मुशाहिदा करता है, ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करता है, तो उसमें से उसे कुछ कहानियाँ मिलने लगती हैं जिन्हें वो लफ्ज़ों में ढालकर एहसास में पिरोता है, ताकि उन कहानियों को पढ़ते और सुनते वक्त कहीं ना कहीं हम खुद को महसूस करें। और यही वजह है कि अच्छे राइटर्स की लिखी कहानियाँ अक्सर सच लगती हैं। ऐसे ही एहसासात और ख्यालात का अहाता करता है आज का ये अफसाना, जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है पाँव के नीचे से आसमां गुजर गया, जैसा लिखा है फरीदा खान ने। आइए सुनते हैं। हमीदा बेगम अपनी लाडली रखशंदा से मिलने के तसव्वुर ही से बाग बाग हो रही थी। उनकी मजाजी खुदा की इकलौती निशानी तवील जुदाई के बाद उन तक पहुंचने वाली थी। शौहर की बेवक्त मौत के सदमे से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। अगर रखशंदा का ख्याल न होता तो उन्होंने शौहर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी नाता तोड़ लिया होता। शौहर की मौत के बाद हमीदा बेगम की ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, रखशंदा की आला तालीम। वो उसे आसमान की उन बुलंदियों पर देखने की ख्वाहिशमंद थीं जहाँ कभी खुद को देखना चाहती थीं। लेकिन इसे वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहिए या हालात की करवटें कि बचपन से आज तक वो एक के बाद एक परेशानी और मुसीबत का शिकार होती रहीं। उनकी ज़िंदगी में महज उस वक्त बाहर आई जब मेजर इसहाक ने अपनी चाहत से उनकी वीरान ज़िंदगी को आबाद कर दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी के ये खुशगवार दिन, तमाम खुशियाँ और तमाम मुसर्रतें अपने दामन में समेटकर मेजर इसहाक के साथ ही दफन हो गए। शौहर की मौत के बाद उन्होंने रखशंदा के माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ अदा किया। माशी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने एक कंपनी में मुलाज़मत भी की और घर की तमाम जिम्मेदारियां भी संभाली और अनथक जिद्दोजहद के एवज़ रखशंदा को एयर होस्टेस की मुलाज़मत तक पहुंचाकर सुकून की सांस लेने में कामयाब हो गईं। रखशंदा की नज़र में वो तमाम पुरखार राहें थीं जिनसे हमीदा बेगम गुजर कर ज़िंदगी के इस मोड़ तक पहुंची थीं। अपनी माँ की बेपनाह मोहब्बत और बेशुमार कुर्बानियों का शिद्दत से एहसास था और इसीलिए वो अपनी माँ की तन्हाई दूर करने के लिए 5 साल मुलाजमत छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ रही थी। इंतहाई खुश और मुतमईन थी वो।
क्योंकि इन 5 सालों में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया था कि बग़ैर कुछ किए बरसों आराम से गुजार हो सकती थी। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा शादो मसरूर थी कि माँ ने उसके लिए अशहर का इंतखाब कर लिया है। माँ ने उसे अपने इस फैसले से आगाह किया था तो उसे ऐसा लगा था जैसे उसे वो मंजिल मिल गई है जहाँ वो पहुँचना चाहती थी। सब कुछ उसकी माँ की मर्ज़ी से हुआ था, लेकिन इसमें उसकी अपनी पसंद भी शामिल थी। अशहर उसे दिलो जान से अजीज़ था और वो अशहर को अपने ख्वाबों में सजाए हुए थी। इन्हीं ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाने वो सब कुछ छोड़ कर आ रही थी। बेपनाह खुशी और मसरूफियत की वजह से उसे ये कभी याद न रहा कि उसकी रवानगी का वक्त करीब आ पहुंचा है। वो अपना सामान लेकर घबराई हुई बाहर आई, फ्लैट को मुखफ़्फ़ल करके एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। शफाफ सड़क पर तेज़ी से भागते भागते टैक्सी की रफ्तार मध्यम पड़ने लगी और फिर चूं चां की आवाज़ के साथ रुक गई और ड्राइवर बोनट उठाकर खराबी तलाश करने की कोशिश करने लगा। वो फिक्रमंद, परेशान और मायूस सी बैठी उन लम्हात के बारे में सोचती रही जब माँ और अशहर से मिलेगी। अशहर और रखशंदा ने बचपन से जवानी तक का सफ़र एक साथ तय किया था। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन हालात और समाज के खौफ ने कभी इस बात की इजाज़त नहीं दी कि अपने जज्बात और एहसासात का खुलकर इजहार कर सकते। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब वो एक होने वाले थे। उनकी राह में कोई भी मजबूरी हाइल नहीं थी। अशहर शहर का मशहूर व मारूफ वकील बन चुका था। उसने अपना मकसद पा लिया और अब कुछ पाने का मुतमन्नी था तो वो थी रखशंदा, जो खुद चलकर उसके पास आ रही थी। खुशियों और मसरतों की सौगात लिए फ्लाइट आने में जो चंद घंटे बाकी थे वो उससे कांटे नहीं कट रहे थे। रक्षी जल्दी आओ, देखो हमारी शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं खरीदा है, नया घर बनवाया है और इसी तरह उसे सजा दिया है जैसे शादी के लिए तुम सजाई जाओगी। वो सोचकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। बेटा जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। हमीदा बेगम की ज़ईफ़ आवाज़ पर उसकी सोच का तसलसल टूट गया। तशरीफ़ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। यह कहता हुआ वो बाथरूम में चला गया। जल्दी करो बेटा, वक्त बहुत कम है, हमीदा बेगम ने उसे याद दिलाया। चंद ही मिनटों में वो तैयार होकर बाहर आया, गाड़ी की चाबी उठाई और हमीदा बेगम के हमराह बंगले से बाहर निकल गया। बाहर फिजा में अजीब सी भिनभिनाहट थी। लोग जगह जगह सर जोड़े खड़े थे। सऊदी अरब एयरलाइंस का हवाई जहाज़ बोइंग 747 तैयारा, जो लोगों को लेकर 6:33 पर इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था, परवाज़ के थोड़ी ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया। किसी मुसाफिर के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, किसी ने उन्हें बताया। ये खबर दोनों पर बिजली बनकर गिरी और दोनों की मिली जुली चीखें दोनों दीवार को लड़सा गईं। तो दोनों सरो सीना पीटते हुए बंगले में वापस आए और टीवी खोलकर
सही सूरत हाल से आगाह होने की कोशिश करने लगे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उनके खदशात यकीन में बदल गए कि एयरपोर्ट के अमले की तरफ से किसी बुरी खबर की इत्तला दी जाएगी। कपकपाते हाथों से अशहर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ रक्षंदा की आवाज से अशहर खुशी से उछल पड़ा। वो कह रही थी सऊदी एयरलाइंस की जिस फ्लाइट में मैं आने वाली थी वो मिस हो गई है, अब मैं कल आऊंगी। पाँव के नीचे से आसमां गुजर गया। अभी आपने फरीदा खान का लिखा ये खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, आपका साथ मुझे हमेशा प्यारा रहता है और इसीलिए मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे नए सुनने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।